नमस्कार मित्रों। आज सिद्धू ने सच में हमारे साथ टाइगर अशोक वानखड़े जी हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है। प्रणाम। आज मसले भी काफी तेज तर्रार हैं। कल राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ियों के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। शाम को इंडिया ब्लॉक के लीडर्स के साथ डिनर भी किया। आज बेंगलुरु में राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी गए और मार्च भी किया, सभा संबोधित की। अब होना क्या है, अब क्या होगा? क्योंकि चुनाव आयोग तो उनसे शपथ पत्र मांग रहा है। चुनाव आयोग ने दिए हुए डॉक्यूमेंट्स पर वो बात कर रहे थे। और दूसरी बात, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस संबित पात्रा या गोबर पात्रा जिनको कहते हैं वो कर रहे हैं। मुझे तो अजीब लग रहा है कि ये सब है ना। इवन हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मेरे ख्याल से शिष्ट भाषा का प्रयोग करना भी भूल गए हैं कि विपक्ष के नेता के बारे में कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो अशोक जी, अब होगा क्या? सवाल हरेक के जहन में यही है और टाइगर से तो उत्तर अपेक्षित है। टाइगर का स्वागत है। हरि भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का धन्यवाद, आपने बुलाया और इतने अहम मसले पे हम बात कर रहे हैं। बात बहुत सीरियस है, लेकिन जिस हिसाब से मजाक उड़ाया जा रहा है विपक्ष के नेताओं का, जितने तमाम आरोप लगते हैं चुनाव आयोग पे उसका, तो इसमें दो तीन चीजें हो सकती है। तो मैं शुरुआत एक चुटकुले से आपको कर देता हूं। क्या हुआ, मुंबई के एक आदमी से दिल्ली के एक व्यापारी ने 2 करोड़ रुपए उधार लिए। अब वो पैसा वापस नहीं कर रहा था, पुराने जमाने की बात है। तो उसने ट्रंक कॉल लगाया, ट्रंक कॉल बुक किया और बोला, क्या चावला जी, सब ठीक? ठीक है, सब ठीक है। घर में सब ठीक? पिताजी वगैरह बहुत बढ़िया भैया। और दिल्ली में वातावरण? बोले बस ठीक है, धंधा वंधा ठीक चल रहा है। बोला, वो मेरे 2 करोड़ रुपए? बोले हेलो। बोला नहीं, मेरे वो 2 करोड़ रुपए की बात, वो 2 करोड़ रुपए जो आपको ट्रांसफर किए थे। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। फिर एक सेकंड का पॉज हो गया। वो बोला, वो बच्चे का एडमिशन हो गया कॉलेज में? बोले हाँ हाँ, हो गया। मेडिकल में चला गया बच्चा, देखो उसकी किस्मत थी, सब है। बोले बहुत बढ़िया भैया, आपके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो मेरे 2 करोड़ का क्या हुआ? बोले हेलो हेलो, नहीं मेरे 2 करोड़ का क्या हुआ? बोले हेलो। तो बीच में ऑपरेटर था, वो दिल्ली वाले चावला को बोलता, चावला जी मजाक कर रहे हैं तुसी? बोले क्यों है यार? बोला मुझे सुनने दे रहा है, तेरे को सुनने नहीं दे रहा है। बोला भाई मेरे को भी सुनने दे रहा है, मेरे पास है ही नहीं, तेरे पास 2 करोड़ रुपए तो तू दे दे। ऐसा चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग को जब ये हेलो हेलो किया जाता है, ये चुनाव आयोग हेलो हेलो करने लगता है। जब इसको गलती दिखाओ तो ये गलती मानता नहीं। पहली बार चुनाव आयोग ने गलती मानी जब ममता बनर्जी ने कागजों के साथ साक्ष्य रखी कि ईपीआई नंबर डुप्लीकेट होता है। उन्होंने कहा कि ये दीदी झूठ बोल रही है। उसके बाद दीदी ने 2 नंबर दिए, एक हरियाणा का और एक बंगाल का। उन्हें कहा कि अरे ये तो गलती हो गई, अभी स्वीकार करते हैं। लेकिन इस गलती से वोटिंग में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हरियाणा का वोटर है, वो बंगाल का वोटर है। तो दीदी ने दूसरा कागज दे दिया, जिसमें वही हरियाणा का वोटर बाद में मुर्शिदाबाद बंगाल में भी रजिस्टर था, वही नाम, वही पिता का नाम, वही सब कुछ। तो फिर चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, हम इसको आधार कार्ड के साथ जोड़ते हैं। 2021 में हमने अमेंडमेंट किया, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, और उसमें आधार कार्ड किया। तो आधार कार्ड क्यों नहीं किया, अब करते हैं, ताकि डुप्लीकेसी नहीं, मामला खत्म हो गया, मिट्टी दाल दी, हो गया। अब क्या हो सकता है? राहुल गांधी ने जो नग्न सत्य सामने रखा, इसके बाद आप जा नहीं सकते हरि भाई कहीं। आप इतना बोल दोगे कि हेलो हेलो करते रह जाओगे, सुनाई नहीं देता। क्योंकि आपको सुनाई देगा तो 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। आपको सुनाई देगा, आपको दिखाई देगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब है नहीं, क्योंकि आपने ये कुकर्म किए हैं। आपने फर्जीवाड़ा किया है, आपने 1 लाख वोट एक विधानसभा असेंबली में बढ़ाए। इन्होंने जब वोटर लिस्ट मांगी, दी नहीं। उसके लिए न्यायपालिका की
शरण में जाना पड़ा। जब न्यायपालिका ने बोला तो उन्होंने वोटर लिस्ट ऐसे फॉर्मेट में दी जो मशीन रीडेबल नहीं है, मतलब उसको स्कैन भी नहीं कर सकते। उसको उनको मालूम था कि यदि ये कंप्यूटर पे चली जाए तो 2 मिनट के अंदर फर्जीवाड़ा पकड़ में आता है, 2 मिनट के अंदर। तो इन्होंने ये काम किया नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि ये सारे कागज एक पे को ऊपर रखो तो 7 फीट ऊंचाई पे जाते हैं। लाखों लाखों की तादाद में ये कागज थे एक कॉन्स्टिट्यूंसी के। उन्होंने पूरा वो स्कैन किया, मतलब वर्बली फिजिकली चेक किया। और क्या पाया फिजिकली है। चेक करने के बाद? भयावह, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। मोटे मोटे तौर पे मैं और तो डिटेल में जितने गए तो वो तो 1 घंटा तो उसी में लग जाएगा अपने को। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस बेंगलोर सेंट्रल में, वैसा देखा जाए तो कांग्रेस 16 सीटों पे आराम से चुनाव जीतती, हमका हमारा आकलन था कर्नाटक में, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पे जीते। और जो हमने 7 सीटें हारे हैं, उन 7 सीटों को हमने उनमें से एक चूज की, बेंगलोर सेंट्रल, जहां कांग्रेस को 6,26,208 मत मिले और बीजेपी को 6,58,915 वोट मिले, यानी कुल 32,707 से बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। अब उसमें महदपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा की, उसी लोकसभा में। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 32,707 से बीजेपी जीती, लेकिन उस महदापुर में 1,14,046 से बीजेपी ने लीड लिया। तो ये लीड कैसा लिया? ये जब वहां तहकीकात की एक कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो वहां 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर मिले। फर्जी वोटर मतलब 40,009 ऐसे वोटर हैं जिनके पते असामान्य हैं। एक पते पे थोक में वोटर है, मतलब एक एड्रेस पे एक कमरे में 80 वोटर है, एक कमरे में 48 वोटर है, एक कमरे में 40 वोटर है। राहुल गांधी ने उन 80 वोटर की लिस्ट, उस कमरे का फोटो, ये सब साथ में दे दिया, सब साथ में दे दिया। उसके बाद असामान्य तस्वीरें हैं 4,000 के आसपास, मतलब फोटोग्राफ्स एक ही उम्मीदवार है उसका एक जूम करके ले लिया, एक एकदम अंदर करके क्लोजअप करके ले लिया। वो फोटो किसी के बाप को समझ में नहीं आता है पुरुष का है कि स्त्री का है, लेकिन वो वोटर अलग अलग बूथ पे वोट कर रहा है। फॉर्म 6 का जो अभियान है उसमें करीब करीब 33,692 उम्मीदवार फर्जी। तो ऐसे 1 लाख वोटर एक विधानसभा क्षेत्र में आपने खेल किया। यदि 1 लाख वोटर यहां नहीं होते तो वहां पे कांग्रेस 60,000 से चुनाव जीत जाती। ऐसे कितने फर्जीवाड़े किए हैं इन्होंने। कोई भी गृहिणी चावल पका है कि नहीं देखने के लिए चावल का हर दाना दबा के नहीं देखती, एक दाने से पता पड़ता है। ये सैंपल है, ये सैंपल है फर्जीवाड़े का। अब ये फर्जीवाड़ा सारे लोगों ने देखा, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कईयों ने सुनी होगी, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता, लेकिन इतनी बात है कि राहुल गांधी ने कोई जगह नहीं छोड़ी इधर उधर घूमने की। वो मराठी में कहावत है, बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध कर, या तो पिताजी को सामने खड़ा कर या श्राद्ध कर। हाँ, पिता बताओ या श्राद्ध करो। श्राद्ध करो। आप बोलेगा मेरा पिता है तो कहां है, नहीं है तो भी श्राद्ध कर भाई, ठीक है। अब ये अपने पिता को भी कही, जो लोग अजन्मे हैं सीधा ऊपर से टपके हैं, वो तो अपने पिता को भी नहीं मानते। अवतारी पुरुष, उनको अवतारी पुरुष है, उनको वो ऊपर से टपके सीधा अजन्मे है, नॉन बायोलॉजिकल है। अब उनके पिता और श्राद्ध की बात उन पे लागू नहीं होती। ये हम जैसे सामान्य आदमी के लिए जैसा है, जिसने हमारे माता पिता से जन्म लिया और हम आभारी है, वो जीवन भर का ऋण है माता पिता का, नहीं कर सकते। ये ऋणी नहीं रहना चाहते अपने माता पिता का, इसलिए वो डायरेक्ट पैदा हुए। रही, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक। लोग कहेंगे कि ऐसा हवा में इधर उधर क्यों बोल रहा है, मोदी जी की बात कर रहे हैं। अब उनको तो कोई श्राद्ध वाद वाले बात समझ नहीं आएगी, लेकिन अब ये चुनाव आयोग के पास गए। अच्छा, चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी एफिडेविट दे इस बात का। अब चुनाव आयोग अपने जरा कायदे कानून तो चेक करें। चुनाव आयोग कब एफिडेविट लेता है सामान्य इंसान से? जब आपको अपना नाम मतदान सूची से हटवाना हो तो आप एफिडेविट दे दीजिए
कि मैं अशोक वानखड़े, मैं मुंबई शिफ्ट हो गया हूं, तो दिल्ली मतदान सूची से मेरा नाम हटाया जाए, और मुंबई जाऊंगा तो एक नया एफिडेविट दूंगा, मैं अशोक वानखड़े, दिल्ली का मतदाता, मुंबई में सेटल हो गया हूं, तो मेरा मुंबई के मतदाता सूची में नाम डाला जाए। एफिडेविट तब लगता है, एफिडेविट आरोपों पे नहीं लगता। आरोप आपने किए हैं, ये आपको बताना है कि आप कौन है, आपको बताना है कि आपने सच किया है झूठ किया है। आरोप पूरे प्रूफ के साथ है। आरोप सोशल मीडिया में सबके पास अवेलेबल है, हमको एक अलग से दिखा वाली बात नहीं। उसके बाद आपको चाहिए तो एक एप्लीकेशन लग सकती है। चुनाव आयोग क्या करेगा इसमें? चुनाव आयोग दो चीजें कर सकता है। चुनाव आयोग ये आरोप पत्र लेगा और बोलेगा कि वी हैव अपॉइंटेड अ कमिटी, इट विल गो एंड इन्वेस्टिगेट। वो इन्वेस्टिगेशन में 20 से 25 साल लग जाएंगे, लग जाएंगे। आपके गुजरात के चुनाव में विधानसभा के कांग्रेस ने कंप्लेंट की है, कई मतदान केंद्रों पे 2 घंटे में इतना मतदान हुआ कि एक मशीन में 1 मिनट में 4 वोट गिरे, एवरेज निकाला जाए तो। एक वोट डालने के लिए मिनिमम 3 मिनट लगते हैं, बहुत फास्ट हुआ तो भी जी। तो 1 मिनट में 3 वोट कैसे गिरे, जहां 3 मिनट में 1 वोट गिरता है? इसका इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रहा है और ये 10-15 साल चलेगा, तो ये मामला खटाई में होगा। दूसरी बात है, वो कहेंगे कि हमने आपको लिस्ट दी, हम मना नहीं करते, लेकिन आपने जो आंकड़े दिए और आपने जो नाम दिए, इसको हमको टैली करने होंगे हमारे लिस्ट से जो हमने आपको दी। हो सकता है हमने जो लिस्ट दी उसमें होगे नहीं, आप झूठ बोल रहे होंगे, तो इसका सत्यापन कैसा करेंगे? आपने भाई, आपने मैंने आपको एक कागज दिया, आपने कहा कि इस पे भाई सिग्नेचर आपकी फ्रॉड है, तो मैं मेरे जो कागज मैंने दिया उस सिग्नेचर वेरीफाई तो करूंगा। आपको तो फोटो कॉपी दिया मैंने, वेरीफाई तो करूंगा। तो मैं बोलूंगा मुझे आपने कंप्लेंट कर दी, तो मैं बोलूंगा आप वेरीफाई करिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन क्या है हरी भाई, आपको कागज देने के बाद उस एग्रीमेंट में कुछ लफड़ा हो गया तो हमने कागज फाड़ के फेंक दिया। अब सत्यापन करने के लिए अब ये कहेंगे क्योंकि कर्नाटक में हम एसआईआर करने जा रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव सर्वे करने जा रहे हैं, तो नई वोटर लिस्ट बननी थी तो हमने पुरानी डिलीट कर दी। आप कहोगे कि डाटा वापस आ सकता है, बोलेंगे नहीं हमारे यहां डिलीट ही ऐसा होता है जो वापस नहीं आता। कहां लड़ लोगे? झूठों से कहां लड़ लोगे आप? चुनाव आयोग को जब ये कंप्लेंट गई कि भाई आप ये मतदान कुछ और हुआ, आपने नतीजा कुछ और निकाला, हम इस पे एग्री नहीं करते, तो चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, एक बार हमने सर्टिफिकेट दे दिया, हो गया, काम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सर्वोच्च न्यायालय गए, तो सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने एक व्यवस्था दी, नहीं संविधान नहीं, नॉर्मल पीठ था, उन्हें एक व्यवस्था दी कि जो चुनाव जीतता है वो तो कभी कंप्लेंट करेगा नहीं, जो नंबर 2 और नंबर 3 पे उम्मीदवार है वो 5 बूथ पर पैसा भरकर वीवीपैट टैली करवा ले। वीवीपैट में ये मतदान हुआ, मशीनों में ये मतदान, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कैसा करना ये चुनाव आयोग तय कर ले, ये एक लाइन डाल दी उन्होंने। चुनाव आयोग ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आदेश सराखों पे। हरियाणा के चुनाव हुए, उम्मीदवारों ने लाखों रुपए भरे चुनाव आयोग में, और जब वीवीपैट मैच करने के लिए बात आई तो वो मशीन सामने लेके आए, वोटिंग मशीन। बोले ये 5 बूथ की मशीनें हैं, तो बोले उसका क्या करना है? बोले चेक करना है सही चल रही कि नहीं चल रही। दबाइए बटन, देखिए कमल का कमल जा रहा है, हाथ का हाथ जा रहा है। बोले नहीं वो वीवीपैट कहाँ है? बोले क्या होगा वीवीपैट से? बोले वो मिलान करना है। बोले काय से मिलान करोगे? बोले जो मतदान आपने दिया, बोले वो तो डिलीट हो गया। तो बोले अरे चुनाव, अपने सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि वीवीपैट मैच की जाए। बोले सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वीवीपैट मैच की जाए, ये कैसे की जाए आप तय करो। तो हमने तय कर लिया वीवीपैट मैच करने का तरीका है मशीनों को सामने रख के फिर से एक बार चेक करना, उसी में वीवीपैट चेक मान दिया जाएगा। क्या कर लेंगे? फिर सर्वोच्च न्यायालय गए, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने नया आदेश दिया कि आप डाटा डिलीट नहीं करेंगे। तो बोला अच्छा डाटा डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन मशीनें जा रखी वहां आग लग सकती है।
भाई आग तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, न्यायपालिका मशीनें के भी चोरी हो कंट्रोल में नहीं है। सकती है। आग न्यायपालिका कंट्रोल में भी नहीं है। न्यायपालिका के कंट्रोल में आग होती तो वर्मा जी के घर लगती नहीं, नोट जलते नहीं। तो सवाल यह है, तो कुछ भी हो सकता है, मशीनें चोरी हो सकती है, एफआईआर दर्ज हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपने गद्दारी की। आपने जिस अधिकार से आप यहां बैठे, आप बीजेपी का एक प्रकोष्ठ बन के काम कर रहे हैं, चुनाव प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी को सत्य में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम चीजों से चुनाव आयोग को एक बात समझ में आ गई कि अब मतदाता बढ़ा के खेल नहीं हो सकता। उधर ममता ने पकड़ लिया, इधर राहुल गांधी कर रहे हैं, उधर महाराष्ट्र में हो गया कि एक ही की रात में इतने कैसे वोटर बढ़ सकते हैं, लोगों ने ऑनलाइन किया, हम क्या कर सकते हैं, सारी बातें हो गई। तो चुनाव आयोग ने बैठ के एक नया प्लान किया। अब इस बार मतदान बढ़ाएंगे नहीं। हम बीजेपी के लिए मतदाता बढ़ा के उनको जितवाते थे, अब विपक्ष के मतदाता कम करके बीजेपी को जितवाएंगे। और ये खेल बिहार में शुरू हुआ। 8 करोड़ मतदाता सत्यापन के लिए, एक महीने में 8 करोड़ मतदाता का सत्यापन हुआ। ग्रेट है चुनाव आयोग। उनके पास वॉलेंटियर आए, कहां से आए पता नहीं। हम तो कहते हैं कि भैया 1 लाख ही फर्जी वोट आपको चेक करने हैं। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत नहीं, मैंने हरि भाई से परमिशन ली थी कि हरि भाई आप और हम दोनों भी जा सकते हैं चुनाव आयोग में वॉलेंटियर बन के, और हमारे साथ कम से कम 50-50 लोग तो लेके जाएंगे। तो हम दोनों मिलके 102 लोग वहां चुनाव आयोग में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देने को तैयार है, इन 1 लाख मतदाताओं का सत्यापन करने के लिए। कर्नाटक, बेंगलोर सेंट्रल के ये महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी, हम तैयार हैं। आप करवाइए तो सही। आपके पास एक ही जवाब है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों के। ये बेकार की बात है क्योंकि ये विपक्ष की मांग है। ये बेकार की बात है क्योंकि ये लोकतंत्र पे हुए हमले को जवाब है। ये बेकार की बात है क्योंकि इस देश के संविधान की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये बेकार की बात है क्योंकि आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये बेकार की बात है, आप एक पार्टी रूल इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, चाइना जैसा, संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। और इसका मेजर पाप यदि किसी पे जड़ेगा तो ये चुनाव आयोग पे जड़ेगा। चुनाव आयोग आने वाले समय में जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो उस सारा ये जो पीरियड है 2014 से लेके, ये चुनाव आयोग का काला अध्याय होगा, काले पन्ने में लिखा जाएगा। बेशर्म है ये लोग। एक बड़े ओहदे पे बैठे हुए एक जनता की शर्म होती है, कम से कम आप इस्तीफा देके जाइए, माफी मांगिए। इस देश को आजादी लेने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, और वो आजादी इसलिए नहीं दी थी कि एक अंग्रेज को हटा देंगे तो दूसरा अंग्रेज ले आएंगे, देसी अंग्रेज। किसने कहा भाई? हमें तानाशाह और राजा नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए। एक भिखारी भी ये बोलते ना कि मैं चाय बेचता था और चाय वाला प्रधानमंत्री बना, तो ये चाय वाला प्रधानमंत्री बना तो चाय वाला ही बन के रहना भाई। राजा बनने का कीड़ा कहां से कट गया? तानाशाह बनने का कीड़ा कहां से कट गया? और इतना विश्वास है आपको लोगों पे कि जनता मुझे चाहती है, तो आप सीधा सीधा काम क्यों नहीं करते? जो सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी उसी हिसाब से चुनाव आयोग में नियुक्तियां करिए। आप बैठिए पैनल में, विपक्ष के नेता राहुल गांधी बैठेंगे पैनल में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गवई साहब बैठेंगे पैनल में, और आप तय करिए चुनाव आयुक्त कौन होगा। एक पारदर्शिता आती है, एक प्रामाणिकता आती है। आपको चोरी करनी है, आपने कानून बदल दिया। प्रधानमंत्री, उनके एक मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन भजन करेगा वहां पे, ताल बजाएगा, दो बोलेंगे एक ही तरफ पड़ जाएगा, और 2 वर्सेस 1 का अपॉइंटमेंट हो जाएगा 2 का। और वही होता आ रहा है। जब रबर स्टैंप रखाओगे तो रबर स्टैंप वही बोलेगा जो उस पे पर उकेरा है। रबर स्टैंप अलग अलग कहानियां नहीं बताता। अशोक जी, तो ये स्थिति कब तक चलेगी? इस प्रकार से ही चलता रहा। न्यायपालिका से अपेक्षाएं हैं, लेकिन न्यायपालिका क्या मोड़ पे जा रही है? न्यायपालिका ने महाराष्ट्र में क्या किया? न्यायपालिका ने यह माना कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार इलीगल है, लेकिन न्यायपालिका
सरकारें बदल गई, एकनाथ शिंदे आए, चले गए 2.5 साल, अब फिर एक सरकार आई, लेकिन न्यायपालिका अभी तक ये नहीं बता पाई कि गलत कौन और सही कौन। केस अभी भी चल रहा है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये न्यायदान का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन मानता कौन है? एक बीच में आपको कह रहा हूं, जस्टिस जोसेफ ने जिस प्रकार से वो मोदी ने प्रेसिडेंट रूल लगाया था कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करके, उसको रिवाइव करा था वहां पर, आपको मालूम है ना? वो जोसेफ को उसकी सीनियरिटी डुबाई थी सुप्रीम कोर्ट में। जब पार्टी के स्पोक्स पर्सन आरती साठे 2023 में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी मुंबई में, वो यदि हाईकोर्ट की जज बने तो उससे अपेक्षा क्या रख सकते हैं आप? क्या अपेक्षा रख सकते हैं आप? कोलकाता हाईकोर्ट का जज इस्तीफा देता है और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनता है तुरंत। और पूरे 3 साल में उसने जो डिसीजन दिया वो सारा ममता बनर्जी के खिलाफ दिया। यस। तो इन दलालों को न्यायपालिका में, ये जो भेड़िए घुसे हुए हैं, इनको कौन निकालेगा बाहर? न्यायपालिका को भी, यदि संविधान का कस्टोडियन है न्यायपालिका, तो फिर संविधान की रक्षा करने की न्यायपालिका को लोग अपने आप में एक आत्मचिंतन करना होगा। और यदि आरती साठे बनती है हाईकोर्ट की जज, तो वो पाप भूषण गवई के भी सर पे चढ़ेगा, क्योंकि कोलिजियम के अध्यक्ष वही हैं। सीधी सी बात। वो महाराष्ट्र से आते हैं, वो नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। वो अच्छे पढ़े लिखे हैं। यदि खाने में मक्खी गिरी हो और आंख बंद करके आप खा रहे हो, तो फिर आप मक्खी देखने के बाद आंख बंद करके मत खाओ, थाली साइड को करो। न्यायपालिका से अपेक्षा थी, जो कस्टोडियन है, जब बागड़ ही खेत को खाएगी, विधायकी या कार्यपालिका से मैं अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि वहां तो गुंडे बदमाशों का खेल हो गया है। आपने व्यभिचार किया, आपने डकैती की, आपने पैसे खाए, आपके ऊपर केस है, आप एलिजिबल उम्मीदवार है मंत्री बनने के लिए। महाराष्ट्र में उठा के देखिए आप कैसे कैसे मंत्री बने हैं। जिनके ऊपर ईडी के केस, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप कैसे कैसे मंत्री बने। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिसका बेटा किसानों को उड़ाता है, और हाईकोर्ट के स्ट्रिक्चर है कि बाप का भाषण नहीं होता तो बेटा किसानों को उड़ाता नहीं। बाप ने बोला था कि मैं क्या हूं, टेनी महाराज हूं, समझ लेना तुम। अब मैं क्या हूं इसमें मत जाना, मेरा जरा इतिहास क्या था वो देखना, फिर मैं रास्ते पे उतरूंगा। बेटे ने बता दिया, पापा आप उतरो मत, मैं ही उतरता हूं। किसान गाजर मूली उगाते हैं तो गाजर मूली क्या औकात है इनकी, उड़ा दिया, फेंक दिया। कुछ नहीं, बेटा जमानत पे है, कुछ दिनों के बाद आराम से केस बरी हो जाएगा, जैसा प्रज्ञा और इन सबका हुआ। तो किस न्यायपालिका की उम्मीद करते हैं आप, जब न्यायपालिका न्याय भी देती है? बिल्किस बानो में न्याय नहीं हुआ, लोगों को सजा हुई, लेकिन फिर गुजरात गवर्नमेंट ने अच्छे चाल चलन के लिए उनको छोड़ा। और समाज में उनका स्वागत है। थू है ऐसे समाज पे हरि भाई, जो एक प्रेग्नेंट महिला पे व्यभिचार करते हैं, उसकी इज्जत लूटते हैं सामूहिक रूप से, उसके 4 साल के बच्ची को पैर से पकड़ पकड़ के जमीन पे गिरा के मारते हैं, उसके सामने 7 उनके परिवार के लोगों की हत्या करते हैं, और न्यायपालिका उसको न्याय देती है, तो उनको आप अच्छे चाल चलन इनके होते हैं। राक्षसों की चाल चलन अच्छे हो ही नहीं सकते। ये तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने उनको अंदर कर दिया, लेकिन वो छूटने के बाद समाज ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने वालों के घर में भी बेटियां होगी, उनकी भी बहुएं होगी। आंख बंद करके जरा सोचिए, आपके बेटी और बहू के साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा। और फिर मुसलमान की बेटी है तो बेटी नहीं है ऐसा मत समझिए। मगर अशोक जी अब होगा क्या, कैसी स्थिति में हम जाएंगे? कुछ नहीं है, ये जन जागरण का समय है, जनता को उठना होगा।
न्यायपालिका से अपेक्षा नहीं है, कार्यपालिका पूर्ण रूप से मुजरा कर रही है सत्ता पक्ष में, और विधायिका तो मैंने बोला ही, विधायिका में प्रवेश करने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे सिस्टम में जन जागरण करने की जरूरत है, एक महात्मा गांधी की जरूरत है, एक जयप्रकाश नारायण की जरूरत है। हमारे यहाँ तो अन्ना हजारे इनको बिठा के गए थे। अन्ना हजारे ना महात्मा गांधी थे, ना अन्ना हजारे जयप्रकाश नारायण थे। अन्ना हजारे एक बड़े षड्यंत्र का, और मैं ये कहूं कि ये विदेशी ताकतों का एक षड्यंत्र था। यूपीए सरकार, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, लेकिन इंदिरा गांधी ने अमेरिका के खिलाफ फ्रंट खोला। इंदिरा गांधी ने कभी अमेरिका के खिलाफ नहीं, तो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, इंदिरा गांधी को सत्ता से जाना पड़ा। जब मनमोहन सिंह ने एटॉमिक एग्रीमेंट करने के बाद भी अमेरिका से एक भी रिएक्टर नहीं खरीदा, पहला रिएक्टर फ्रांस से खरीदा, दूसरा रिएक्टर रशिया से खरीदा, तब एकाएक मिडिल ईस्ट में पिंक रिवॉल्यूशन चालू हो गया। उसी पिंक रिवॉल्यूशन का एक्सटेंशन अन्ना हजारे था। क्या अरविंद केजरीवाल को फोर्ड फाउंडेशन से पैसा नहीं मिला था? मिला था। फोर्ड फाउंडेशन क्या करता है ये दुनिया को पता नहीं है, और डिस्क्रेडिट किया गया। आज 11 साल से ज्यादा नरेंद्र मोदी सत्ता में है। जिन आरोपों के तहत यूपीए सरकार को बदनाम किया गया है, उसमें कितने लोग अभी तक सजा मिली है बताएं? नहीं तो ऐसे नाकारा प्रधानमंत्री को रहना नहीं चाहिए, अपने सीट पे इस्तीफा देके निकल जाना चाहिए। क्या किया आपने? यदि आपने कहा कि मनमोहन सिंह ने भ्रष्टाचार किया, गांधी परिवार भ्रष्ट है, तो आप इनको जेल में डालिए। आप सिर्फ मूवमेंट चलाते हैं, बदनाम करते हैं, और बदनाम करके आप जनता के बीच में उनको नजर से उतारते हैं। क्या हो गया बोफोर्स का? राजीव गांधी जिसने इस देश को कंप्यूटर दिया, राजीव गांधी इस देश को नई विकास की गाथा लिखी, उसका राजकीय करियर की हत्या कर दी। बोफोर्स कहां है? बोफोर्स अटल जी की सरकार आई, अभी इनकी सरकार है, क्यों नहीं बोफोर्स में गांधी परिवार को जोड़ा जाता? क्यों बोफोर्स की फाइलें क्लोज होती है? ईडी को कल फटकारा है सर्वोच्च न्यायालय ने। उन्हें कहा कि आप मनमुक्ता भी कानून कायदा नहीं है कि इस देश में कानून के हिसाब से काम नहीं करोगे, धूर्तता करो, करना बंद करो। इसके पहले कहा कि आप एजेंसी है, वैज्ञानिक तरीके से काम करो। हरि भाई से एक लेटर लिखवा लिया कि अशोक वानखेड़े के पास मैंने 100 करोड़ रुपए दे दिए। अशोक वानखेड़े को उठा लिया ईडी ने। हरि भाई को ये नहीं पूछ रहे तुम्हारे पास 100 करोड़ आए कहां से वानखेड़े को देने के लिए, वो नहीं, पहले इनको उठाओ, अशोक वानखेड़े को, और 1-1.5 साल जेल में रखो, जमानत होने मत दो। बताइए, अरविंद केजरीवाल के मामले में 100 करोड़ रुपए बोले उन्होंने चंदा लिया दारू वाले से, तो चुनाव आयोग, उसने कोर्ट ने पूछा कि पैसा कहाँ है? बोले गोवा के चुनाव में खर्च कर दिया। तो बोले अरे कहीं खर्च कर दिया, उसका तो कुछ आंकड़ा, कुछ तो हिसाब होगा। बोले नहीं साहब। बोले किसके पास पैसा आया ये तो हिसाब होगा? बोले नहीं साहब। अरे किसने दिया ये तो कोई ट्रेल होगा? बोला वो भी नहीं है। तो बोले फिर ये मनगढ़ंत। तो मुझे एक एग्जीबिशन की याद आ गई, एक पेंटिंग का एग्जीबिशन था, और पेंटिंग की एग्जीबिशन में एक फ्रेम लगी हुई थी, ब्लैंक कैनवास था, स्पॉटलेस ब्लैंक कैनवास, कोई एक कलर का टिपका भी नहीं, और नीचे 25,000 रुपए लिखा हुआ था बाकी। तो एक ने कहा कि ये शायद फ्रेम गलत लग गया आपका, पेंटिंग रह गई कहीं और। तो वो पेंटर बोले नहीं पेंटिंग है। बोला पेंटिंग सब काय की है, हमको कुछ दिख तो नहीं रहा है। बोले गाय घास चल रही है। तो बोले इसमें गाय घास चल रही है? तो बोले घास कहाँ है? बोले गाय खा गई। और फिर गाय कहाँ है? तो बोले गाय पागल थोड़ी है, घास खत्म होने के बाद वहां बैठी रहेगी, वो भी निकल ली। ये चुनाव आयोग का पेंटिंग है। पैसा कहाँ है? किसने दिया? इनके पास कहाँ? इनने खर्च कर दिया। कहां खर्च कर दिया पता नहीं, किसने दिया पता नहीं। फिर बोल कैसे रहे हो? वो एक ऑटो वाले ने बोल दिया, हम ऑटो चल जा रहे थे, ऑटो वाले किसी से फोन पे बात कर रहा था, बोल रहा था कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए खाए। अनिल देशमुख गृह मंत्री महाराष्ट्र का 13 महीने जेल में, 13 महीने जेल में साहब।
100 करोड़ का वसूली सरकार बीजेपी की प्रवक्ता पानी पी पी के कोस रहे थे उद्धव ठाकरे को। चार्जशीट 1 करोड़ 80 लाख की, 100 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन। और आरोप किसने लगाए? परमवीर सिंह, कमिश्नर मुंबई। हाँ। कमिश्नर मुंबई, उनको बुलाया गया कोर्ट में। वो तो पहले भग लिए, भगोड़े साबित हो गए। फिर बड़े उनको लगा कि ये मेरे पे वारंट निकल गया, तो आ गए कोर्ट में। तो कोर्ट ने कहा कि परमवीर सिंह, आपने कहा कि आदरणीय गृह मंत्री ने आपसे 100 करोड़ रुपए मांगे वसूलने के लिए, कहा वजह को, क्या आपके पास प्रूफ है या एफिडेविट दे रहे हैं आप? बोला नहीं साहब, मैं एक लंच, हमारे ऑफिस का लंच था, उसमें कुछ अधिकारी फुसफुसा रहे थे। आई ओवर हर्ड, इट वॉज हियर से। परमवीर सिंह ने हियर से। कोर्ट ने खूब लताड़ा, बोले आप पुलिस कमिश्नर हैं, मंत्री पे आरोप लगाने पे हियर से पे लगाते हैं आरोप। आप कमिश्नर पद पे पहला साल नहीं है, आईपीएस होके आए, अभी तुमको समझ नहीं रहा है ठीक। कमिश्नर पद पे पहुंचे, आप रिटायर होने की उम्र आ गई आपकी। आपने अभी तक ये नहीं मालूम कि एविडेंसेस जमा करने होते हैं आरोप लगाने के पहले? नीचे मुंडी करके चुप रहे, क्योंकि उनको बोला गया था कि आप आरोप लगाएं। वो तो मिली भगत थे ना भाजपा से। एग्जैक्टली। क्या हुआ? उनको जमानत हुई, पुलिस ने बाइज्जत जमानत दे दी। और जमानत के बाद मैं अनिल देशमुख को हमेशा 1 महीने में फोन करके पूछता हूँ, आपका अगला डेट कब है भाई? अब ईडी भूल गया उसको, क्योंकि उनको एनसीपी तोड़नी थी। उनको डर, बाकी शिवसेना के नेताओं में डर फैलाना था कि आपने यदि हमारा साथ नहीं दिया तो जैसा अनिल देशमुख को 13 महीने हम सड़ा सकते हैं जेल में, तब तो जमानत भी नहीं हुई थी अनिल देशमुख। अनिल देशमुख आजीवन सड़ जाएगा, जमानत नहीं मिलेगी, तुम भी सड़ोगे। उधर छगन भुजबल लोगों को बता रहा था कि बहुत मच्छर काटते अंदर, मैं जेल जाके अच्छा आया रहा हूं। छगन भुजबल का एक्सपीरियंस, अनिल देशमुख का आंखों देखा हाल, उससे लोग डर गए। एक लाइन से मोदी 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 करने लगे और विचारधाराएं बदल गई। 2.5 साल कांग्रेस के साथ सत्ता का मक्खन खाने के बाद एकनाथ शिंदे को समझ में आ गया कि हमने हिंदुत्व के साथ गद्दारी की। 2.5 साल लगे इस आदमी को गद्दारी समझने में। यह आईक्यू है हमारा, और वो मुख्यमंत्री बन गया। महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है, जिसकी समझ इतनी छोटी है कि एक छोटी बात समझने में उसको 2.5 साल लगे। क्या कर सकते हैं? तो विधायिका से अपेक्षा नहीं, न्यायपालिका से अपेक्षा नहीं। और चुनाव आयोग तो मैंने बताया क्या कहेगा, या तो डिलीट हुआ कहेगा या बोलेगा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गुजरात, अभी अगले गुजरात का चुनाव आ जाएगा सर पे, इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब कि जन जागरण यानी जन आंदोलन के सिवा कोई चारा नहीं। जन जागरण करना है, ये जनता को तय करना है क्या करना है। हमारा काम जनता को सूचना पहुंचाने का काम है हरि भाई। हम जन जागरण का काम कर रहे हैं, हम भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम उस प्रवृत्ति के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देखी, मैंने कुशाभाऊ ठाकरे की अध्यक्षता वाला संगठन देखा, मैं उसका गवाह हूं। कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, पार्टी ने पहली बार सत्ता में सरकार बनाई थी केंद्र में, पहली बार भाजपा की सरकार। और जब अध्यक्ष जी से मिलने जाओ, मैं तो नया नया मतलब दिल्ली में रिपोर्टिंग ही कर रहा था, तो क्योंकि हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, जानते थे, तो हम उनके कमरे में गए। 10 बाय 10 का एक कमरा था, उसमें एक पलंग डाला था, उसमें एक टेबल थी, एक चेयर थी और एक चेयर बैठने को थी। पलंग पे कुशाभाऊ ठाकरे बैठे हुए थे, सामने कोई एक कर्नाटक के नेता आके बैठे हुए थे। मैं और मनोहर लिंबोदिया, एक पत्रकार थे, मित्र मेरे, वरिष्ठ थे मेरे से, हम दोनों स्कूटर से गए कुशाभाऊ ठाकरे बैठे हुए थे। अरे कसं काय? हमने जाके चरण छुए, बस ऐसे मिलने आ जाए। अच्छा किया। मनोहर इधर आओ, एक कप उनको दिया, एक कप मेरे को दिया, बोले जाओ कप धो के आओ। हम कप धो के आ गए, बोले कैटली में से चाय ले लो। मनोहर चेयर पे बैठे, ठाकरे जी ने बोला तुम इधर बैठो, मैंने नहीं, अच्छा नहीं, मैं खड़े खड़े सुन रहा था। वो कर्नाटक के नेता से बातचीत कर रहे थे। ये इंदौर के लड़के हैं, होनहार है, अच्छे पत्रकार है, अभी दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं जानता हूं। ये कर्नाटक के नेता है, इनसे बात करिए, कर्नाटक समझिए। वो अध्यक्ष, और अब जेपी नड्डा को मिलना मतलब मुकेश अंबानी को मिलने जैसा होता है, या ट्रम्प जैसा मिलने जैसा होता है। और धमकी दे रहे हैं खड़गे जी को। देते हैं। तो
इतना पार्टी में बदलाव आया, वो पार्टी विद द डिफरेंस नहीं रही। इट्स अ डिफरेंट पार्टी ऑल टुगेदर। चाल चरित्र चेहरे, ये बीजेपी के साथ एक टैगलाइन चलती थी, चाल चरित्र चेहरा। चाल बिगड़ गई, चेहरा विद्रूप हो गया और चरित्र रहा ही नहीं। वाह, क्या करें? अशोक जी, आज आपने बहुत अच्छा विश्लेषण करा लोगों को जगाने के लिए। आई थिंक हमारा जो धर्म है, पत्रकार धर्म है, वो हम लोगों को जगाने के लिए सही बातें उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और आपसे हमारे दर्शक इतने प्रभावित हैं नहीं, कि ये वो प्रेम है उनका। जब जब आप जुड़ते हैं, मेरे ख्याल से वो आपकी बात को बराबर मानते हैं, चाहते हैं, और अगली बार कब आते हैं अशोक जी, इसका इंतजार करते हैं। आपका जब बहुत बहुत शुक्रिया। जब जब हरि भाई आपका आदेश हो, मैं जैसा भी हूँ, जहां भी हूँ, मैं प्रयास करता हूँ हमेशा जुड़ने का। धन्यवाद, आपने बुलाया, आपने सुना, और जितना भी मेरे बातों से किसी को बुरा लगा होगा तो गाली मुझे देना, हरि भाई को मत देना, उनका प्लेटफॉर्म था, बोलने वाला मैं था। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद।